हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज सिग्नल एंड सिस्टम का 13 लेक्चर है, जहां पे आपका आज सिस्टम पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक बेसिक्स ऑफ सिग्नल के बारे में हमने बात की, और लेक्चर नंबर 9 से लेके लेक्चर नंबर 13 तक हमने पूरा सिस्टम पार्ट पढ़ा। ओके जहां पे सिस्टम में हमने पढ़ा कि एलटीआई सिस्टम क्या होता है, एक आपके पास नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, उनके बारे में जाना। वहां पे हमने लीनियर के बारे में जाना, नॉन लीनियर के बारे में जाना, आपको टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, कोजल, नॉन कोजल, स्टैटिक, डायनेमिक के बारे में जाना। तो आज लास्ट सेशन होगा सिस्टम का, जिसमें हम स्टेबिलिटी कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो 4A सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। फिर 4A सीरीज के बाद आपको पता है कि लैप्लास, जेट ट्रांसफर, और उसके बाद 4A ट्रांसफर। ओके तो इसके बाद आपका पूरा सिग्नल सिस्टम सिस्टमेटिक ढंग से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, और आप सब लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा। अगर जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपको जो भी हमारे को कुछ भी आपको अगर एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी चीजें बताना है या कोई भी अपडेट आपको देना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। ओके तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं। देखो आज जो पढ़ने वाले हैं वो स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी में बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमम, और यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिस्टम के जो ये पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूं। क्या आपका सिग्नल्स, आपने सिग्नल पढ़ा और ये सिस्टम पढ़ा, स्टेबिलिटी भी तो क्या है, एक सिस्टम का पार्ट है। ओके तो क्या सिग्नल कभी आपका स्टेबल हो सकता है? क्या सिग्नल कभी स्टेबल हो सकता है? तो सिग्नल कभी स्टेबल हो नहीं सकता। ओके क्या सिस्टम स्टेबल हो सकता है? बिल्कुल सिस्टम आपका स्टेबल हो सकता है। ध्यान रखना, सिग्नल तो आपका ऐसे ऐसे कैसे भी आपका सिग्नल चलता रहता है, लेकिन सिग्नल आपका कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। इसलिए जो स्टेबिलिटी पढ़ते हैं वो सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। ओके सिस्टम आपका स्टेबल हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी जानने से पहले मैं आपको दो कंडीशन बता देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन समझो। फर्स्ट है आपके पास कि यहां पे कुछ चीजों की हमारे को नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले समझो कि बाउंडेड सिग्नल क्या होता है। बाउंडेड सिग्नल, बाउंडेड हेडिंग डाल लो, बाउंडेड सिग्नल। स्टेबिलिटी पढ़ने से पहले आपको बाउंडेड सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए। ओके बाउंडेड सिग्नल, इसका जो डेफिनेशन होता है कि आपके पास कोई ये सिग्नल है, ये कोई सिग्नल है, और इसका जो डेफिनेशन होता है लेस देन m लेस देन इंफिनिटी। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। ये सिग्नल होता है, इसका मैग्नीट्यूड लेस देन ऑफ m है, तो उसे आप क्या बोलते हो? बाउंडेड सिग्नल। ओके m क्या है आपके पास? m क्या है? एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। ओके t यहां पे t होगा फॉर ऑल t। ओके बाउंडेड, अभी बाउंडेड सिग्नल के बारे में अभी जैसे मैं स्टेबिलिटी स्टार्ट करूंगा तो आपको बाउंडेड सिग्नल, बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट के बारे में आपको पता चल जाएगा। ओके तो ये हो गया आपके पास सिग्नल। इसका जो डेफिनेशन है बाउंडेड सिग्नल का कि ये आपके पास फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। मतलब जिसका एम्पलीट्यूड अगर वो फाइनाइट है एंड ड्यूरेशन अगर फाइनाइट है, तो वो क्या होता है आपके पास? बाउंडेड सिग्नल। क्या होता है? बाउंडेड सिग्नल। बाउंडेड सिग्नल। अगर मैं आपसे बात करूं डेल्टा ऑफ टी की, अगर फॉर एग्जांपल डेल्टा ऑफ टी, तो क्या डेल्टा ऑफ टी बाउंडेड सिग्नल है या आपके पास अनबाउंडेड सिग्नल है? तो आपको पता है कि डेल्टा ऑफ टी का डेफिनेशन क्या होता है। डेल्टा ऑफ टी का डेफिनेशन क्या होता है? ये जो 1 लिखता हूं t इक्वल टू 0 पे, और 0 लिखता हूं t नॉट इक्वल टू 0 पे, यहां पे मैं उसका एरिया रिप्रेजेंट करता हूं। क्या रिप्रेजेंट करता हूं? एरिया। लेकिन आपको पता है कि डेल्टा ऑफ टी के लिए आप जब सिग्नल प्लॉट करोगे यहां पे माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, यहां पे जो ये 1 होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को। और t इक्वल टू 0 पे जो इसका एम्पलीट्यूड होता है डेल्टा ऑफ टी का, वो क्या होता है? इंफिनिटी। क्या होता है? इंफिनिटी। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसका क्या होता है? इंफिनिटी होता है। अगर एम्पलीट्यूड इंफिनिटी हो गया तो बाउंडेड सिग्नल का डेफिनेशन है कि एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तभी आप उसको क्या बोलोगे? बाउंडेड सिग्नल बोलोगे। लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट है, तो आप इसे क्या बोलोगे? अनबाउंडेड सिग्नल। क्या बोलोगे? अनबाउंडेड सिग्नल। अनबाउंडेड सिग्नल। याद रखना डेल्टा ऑफ टी आपके पास अनबाउंडेड सिग्नल होता है। ओके अगर मैं बात करूं यहां पे डेल्टा ऑफ एन की,
डेल्टा ऑफ एन की मैं बात करूं तो ये अनबाउंडेड होता है या बाउंडेड होता है? तो जो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, 1 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 1, -1 पे 1, -2 पे 1, मतलब इसका एम्पलीट्यूड हर जगह पे आपको 1 देखने को मिलता है। 1 देखने को मिलता है तो मतलब ये क्या हो गया आपके पास बाउंडेड सिग्नल, मतलब फाइनाइट अमाउंट में आपको एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बाउंडेड सिग्नल, बाउंडेड सिग्नल। तो समझ में आया कि बाउंडेड सिग्नल क्या होते हैं एंड अनबाउंडेड सिग्नल क्या होते हैं। ओके, तो इसको लिख लो आप। अब देखो कि मैं अब नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट में बात करता हूं एब्सोल्यूट इंटीग्रल। ये 2 पॉइंट आपको याद होना जरूरी है। ओके, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो एब्सोल्यूट इंटीग्रल एंड समेबल। अब ये समेबल क्या होता है? आप इंटीग्रल को समेशन से रिप्रेजेंट करते हो तो समेबल, समेबल कहां पे यूज करते हो? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर। ओके, तो एब्सोल्यूट इंटीग्रल क्या होता है? एब्सोल्यूट इंटीग्रल ये होता है कि अगर आप लिमिट लेते हो इंटीग्रेशन का -∞ टू ∞, ओके, और ये आपके पास सिग्नल है, ये आपके पास सिग्नल है, इसका आपने ले लिया मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये क्या होना चाहिए आपके पास? डी ऑफ टी। ये क्या होना चाहिए आपके पास? फाइनाइट। ओके, और समेबल, समेबल जैसे कि ये हो गया आपके पास समेशन n इक्वल टू -∞ टू ∞ तक और x ऑफ n। ओके, तो ये क्या होना चाहिए आपके पास? फाइनाइट होना चाहिए। अगर ये फाइनाइट है तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप एब्सोल्यूट इंटीग्रल। ओके, और आपके पास ये क्या है? समेबल। ओके, तो इसे क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट समेबल, जो कि हम यूज करते हैं किसके अंदर? डीटीएस सिग्नल के अंदर। कहां पे यूज करोगे आप? डीटीएस सिग्नल के अंदर। ये कहां पे यूज करते हो? सीटीएस के अंदर। तो आपको समझ में आया कि एब्सोल्यूट इंटीग्रल एंड समेबल क्या होता है? जिसका वैल्यू कितना आना चाहिए? फाइनाइट। अगर फाइनाइट वैल्यू है तो वो एब्सोल्यूट इंटीग्रल है, अगर वो फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो वो एब्सोल्यूट इंटीग्रल नहीं है। ओके, उसका लिमिट -∞ से लेके ∞ तक है। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। अगर ये 2 पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए तो अब आगे पढ़ते हैं हम स्टेबिलिटी। अब हेडिंग डाल लो स्टेबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, देखो स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है बीबो। क्या है? बीबो। यहां पे करीना कपूर नहीं है कि आप बेबो पढ़ लो। ओके, यहां पे बीबो है। ओके, बीबो का मतलब है बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट, बाउंडेड आउटपुट। ओके, आपके पास इनपुट भी अगर आपके पास बाउंडेड है और आउटपुट भी आपके पास बाउंडेड है तो सिस्टम क्या होता है आपके पास? स्टेबल होता है। सिस्टम क्या होता है आपके पास? सिस्टम क्या होता है आपके पास? स्टेबल होता है। याद रहेगा। ओके, अगर आपके पास बाउंडेड जो सिग्नल है, अगर इनपुट में भी वो बाउंडेड है और आउटपुट में भी वो बाउंडेड है तो सिस्टम क्या होगा आपके पास? स्टेबल होगा। अन्यथा वो क्या हो जाएगा आपके पास? अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ओके, तो अब देखो कि ये बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट क्या होता है। देखो यहां पे जैसे कि मैं मान लो कि आपके पास इनपुट में ये सिग्नल है, इनपुट में ये सिग्नल है। अब बाउंडेड इनपुट ये आपके पास x ऑफ t और ये t। ओके, बाउंडेड इनपुट किसको बोलते हैं? जो ये एरिया है, फाइनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड, तो ये है आपके पास। तो इसे आप क्या बोलोगे? बाउंडेड इनपुट। ओके, अब देखो, अब इसे जब आप सिस्टम से निकालोगे, ये आपके पास सिस्टम होगा। ओके, जब आप इसे सिस्टम से निकालोगे तो उसके बाद अगर आपको वेव फॉर्म ऐसा देखने को मिलता है या आपको
ऐसा देखने को मिलता है, ओके, अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है यूनिट स्टेप, ओके, ऐसा देखने को मिलता है या इस टाइप का देखने को मिलता है, ओके, तो सिस्टम को क्या बोल दोगे आप? सिस्टम को क्या बोल दोगे आप? स्टेबल सिस्टम, ओके, क्या बोल दोगे? स्टेबल सिस्टम, ओके। तो मतलब दिस इज बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड, ओके, दिस इज बाउंडेड, बाउंडेड आउटपुट, बाउंडेड आउटपुट, ओके। मतलब इनपुट में भी आपके पास बाउंडेड इनपुट होना चाहिए और आउटपुट में भी आपके पास बाउंडेड आउटपुट होना चाहिए, तभी आप उसे क्या बोलते हो? सिस्टम आपका स्टेबल है, सिस्टम आपका स्टेबल है। इस सिस्टम की बात हो रही है, इस सिस्टम की ही बात हो रही है, सिस्टम आपका स्टेबल है, ओके। अगर आपके पास ये आपके पास फाइनल में अगर आपको ये वेवफॉर्म मिलती है तो ये क्या हो गया आपके पास? ये भी तो एरिया देखो ना, इसका बाउंडेड है ना, बाउंडेड आउटपुट, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? स्टेबल। तो मतलब टोटल मिला के ये आपसे बोलना चाहता है कि अगर आपके पास इनपुट में अगर बाउंडेड सिग्नल है और आउटपुट में भी आपके पास बाउंडेड आउटपुट है तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास? स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, ओके। तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ये आपने बाउंडेड इनपुट आपने सिग्नल दे दिया, बाउंडेड इनपुट आपने सिग्नल दे दिया सिस्टम को, ओके, और आउटपुट में आपको मिलता है, आउटपुट में जो आपको वेवफॉर्म मिलती है वो इस टाइप की मिलती है, जो ऐसे उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ओके। तो इसे आप क्या बोलोगे? अनबाउंडेड आउटपुट, अनबाउंडेड आउटपुट। और अनबाउंडेड आउटपुट है तो सिस्टम क्या हो गया आपके पास? अनस्टेबल, अनस्टेबल। अगर आपके पास आउटपुट में रैंप सिग्नल इस तरीके से मिलता है तो ये भी क्या है? इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, इसका एम्पलीट्यूड, ओके, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो रैंप सिग्नल भी क्या हो गया आपके पास? आप बोलोगे ये भी अनबाउंडेड सिग्नल, ओके। समझ में आ गया कि अनस्टेबल सिस्टम किसको बोलते हैं एंड स्टेबल सिस्टम किसको बोलते हैं। तो आप अगर इनपुट में आपके पास बाउंडेड इनपुट है तो आउटपुट में भी आपके पास बाउंडेड आउटपुट आना चाहिए, तभी आप सिस्टम को क्या बोलोगे? स्टेबल बोलोगे। अगर आउटपुट में, अगर इनपुट में आपके पास बाउंडेड इनपुट है और आपके पास आउटपुट में आपके पास अनबाउंडेड आउटपुट है तो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, ओके। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, अब देखो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो हम यहां पे पढ़ेंगे, एक तो होगा आपके पास एलटीआई सिस्टम, एक होगा नॉन एलटीआई सिस्टम, ओके। तो यहां पे लिख लो, यहां पे हेडिंग डाल लो नॉन एलटीआई सिस्टम, नॉन एलटीआई सिस्टम, नॉन एलटीआई सिस्टम, ओके। एक होगा आपके पास एलटीआई सिस्टम, एलटीआई सिस्टम। अब मेरे भाई ये बताओ कि एलटीआई सिस्टम किसको बोलते हो? कि एलटीआई सिस्टम उसी को तो बोलते हो ना जब आपके पास ये सिस्टम होता है, इसको क्या देते हो? ये सिस्टम हो गया, ये एलटीआई सिस्टम, ये एलटीआई सिस्टम हुआ, इसको आप यूनिट इंपल्स दिया तो आपके पास आउटपुट में क्या मिलता है? एचओटी मिलता है, ओके। आउटपुट में आपके पास एचओटी मिलता है, उससे ही तो आप क्या बोलते हो? एलटीआई सिस्टम बोलते हो, ओके। फिर उसके बाद आपके पास वाईओटी, आप यहां पे आप पुट कर देते हो कि दिस इज एचओटी और आपके पास जो भी सिग्नल होगा तो इससे क्या मिल जाता है आपके पास? वाईओटी, ओके। तो अब देखो कि नॉन एलटीआई सिस्टम है तो इसके लिए बीबो का क्या कंसेप्ट है? बीबो का क्या कंसेप्ट है स्टेबिलिटी निकालने का? ओके, बीबो का क्या कंसेप्ट है स्टेबिलिटी निकालने का? कि आपके पास जो भी सिग्नल है, ये एक्स ऑफ टी जो भी सिग्नल है, ये आपके पास सिग्नल है, ओके। तो ये एक्स ऑफ टी फर्स्ट स्टेप, देखो ध्यान से सुनो, एक एक स्टेप ध्यान से सुनते जाना, सिर्फ 5 मिनट आपको ध्यान देना, सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, ओके। अब देखो आपके पास एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है, तो एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है तो आपने लिख दिया कि एक्स ऑफ टी मैग्नीट्यूड लेस देन एम लेस देन इंफिनिटी, ओके। तो मतलब जो ये आपके पास m है, ये जो m है आपके पास एक रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर, रियल या रियल वैल्यू, ओके। मतलब कुल मिला के मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपके पास ये m क्या है? एक रियल वैल्यू है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप में आपको यही स्टेप लगाना है, स्टेप 1, ओके। और स्टेप 2 क्या लगाना है? जब आपके पास आपने बोल दिया कि x ऑफ t लेस देन m लेस देन
ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है लेकिन इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। m कभी भी आपके पास नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ओके, स्टेप 2 के अंदर आप क्या करोगे, आप y ऑफ t, आप जो रेस्पॉन्स है वो फाइंड आउट करोगे। ओके, अगर ये m के इक्वल आता है, जो भी यहां पे होगा, जो भी आपके पास यहां पे आएगा, अगर उसके इक्वल आता है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब फाइनाइट आता है। अगर ये फाइनाइट आया, अगर ये फाइनाइट आया तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल। ओके, लेस देन m। ओके, अगर नेक्स्ट में अगर यहां पे बात करूं LTI सिस्टम की, LTI सिस्टम में आप स्टेबिलिटी कैसे निकालते हो, ध्यान रखना दोनों स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंटीग्रल की बात करूं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओके, और यहां पे होगा आपके पास h ऑफ टी मैग्नीट्यूड, ओके, तो ये क्या होना चाहिए आपके पास, फाइनाइट होना चाहिए। ओके, ये क्या होना चाहिए आपके पास, फाइनाइट होना चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हो इसको लिखने का तरीका, लेस देन इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब मैं आपसे कुल मिला के यही बोलना चाहता हूं कि ये क्या होना चाहिए आपके पास, फाइनाइट होना चाहिए। और अगर सेकंड कंडीशन डीटीएस के अंदर मैं बात करूं तो डीटीएस में क्या लेते हो, समेशन लेते हो, n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n क्या होना चाहिए, लेस देन इंफिनिटी, मतलब क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अगर फाइनाइट है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब आप क्या करो, सबसे पहले 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, एक बार जो मैंने लिखा है ना इसको रिकॉल करो, क्योंकि अगर ये कंडीशन आपको आएगी ना तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे, वरना बच्चों के मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होते हैं वो स्टेबिलिटी में होते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी उनको समझ में नहीं आता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपके साथ भी वही कंडीशन हो। ओके, आपको एक एक चीज समझ में आना चाहिए। ओके, तो देखो कि आपके पास नॉन एलटीआई सिस्टम है, नॉन एलटीआई सिस्टम है तो आपके पास कंडीशन क्या है, एक्स ऑफ टी का मैग्नीट्यूड लेस देन एम। एम क्या है, एक रियल नंबर, एम का वैल्यू कभी भी आपके पास इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर इंफिनिटी हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, उससे कम ही होना चाहिए। एम क्या है, एक रियल वैल्यू होती है। ओके, फर्स्ट स्टेप में आपको ये लगाना है। सेकंड में आपको क्या, फर्स्ट में अप्रोच कर लिया आपने, एक्स ऑफ टी को किससे अप्रोच किया, एम से अप्रोच कर लिया। सेकेंड स्टेप ने आपने y ऑफ टी का वैल्यू निकाला लेस देन इक्वल्स टू m, जो ये आपके पास x ऑफ टी का वैल्यू था m, तो यहां पे m पुट कर दिया। ओके, ये m पुट करने के बाद आपके पास y ऑफ टी का वैल्यू आया, अगर वो फाइनाइट आता है तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल। सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब इनपुट में जब आप भी सिग्नल दोगे तो इनपुट तो आप बाउंडेड इनपुट मान के ही दोगे ना, अगर उसको अनबाउंडेड दोगे तो पहले से अनस्टेबल हो जाएगा। जब भी आप सिस्टम की स्टेबिलिटी देखना चाहोगे तो सबसे पहले सिग्नल आपको बाउंडेड इनपुट ही देना पड़ेगा। ओके, अगर अनबाउंडेड दे दोगे तो आप तो बिना सोल्व किए बता दोगे कि सिस्टम आपके पास अनस्टेबल है। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना। सेकंड आपके पास एलटीआई सिस्टम है। एलटीआई सिस्टम कहां से आता है कि जब आप यूनिट इंपल्स इसमें देते हो तो यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स आपको मिलता है। ओके, अब देखो कि यूनिट इंपल्स आपके पास रेस्पॉन्स आपको मिला, अब इसको सिग्नल दिया तो आपके पास y ऑफ टी आपको रेस्पॉन्स मिलता है। ये कंडीशन मैं पहले भी बता चुका हूं 9 लेक्चर के अंदर कि ये कैसे आता है। ओके, फिर भी मैंने एक बार और बता दिया। अब देखो कि इसके लिए स्टेबिलिटी निकालने का क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास h ऑफ टी का मैग्नीट्यूड, इसका जो ये लिमिट है माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक है और इसका वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट है, मतलब फाइनाइट वैल्यू है, तो सिस्टम आपका स्टेबल है। अगर डीटीएस के लिए बात करें तो n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक है और एक्स ऑफ एन का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फाइनाइट वैल्यू है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन याद रहेगी। बस अगर ये दोनों कंडीशन आपको याद रहेगी ना तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस बना लोगे। बस इतना ही डेफिनेशन है स्टेबिलिटी का, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो कंडीशन है आप अच्छे से नहीं लगा पाते हो, इसलिए आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। ओके, तो रफ कर दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, यहां पे हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको। ओके, अगर आपके पास देखो एक चीज ध्यान रखो, जो अभी आपने एलटीआई सिस्टम में
जो इंटीग्रल लिया उसका जो लिमिट लिया कहां से कहां तक लिया, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, और उसका वैल्यू क्या बोला, फाइनाइट आना चाहिए, अभी बोला ना एलटीआई में। तो देखो वो आपके पास एब्सोल्यूट इंटीग्रल होना चाहिए। ध्यान रखो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में ईएससी में पूछ सकता है कि अगर आप एलटीआई सिस्टम में स्टेबिलिटी निकालने चाह रहे हो तो वहां पे स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे कि आपके पास एब्सोल्यूट इंटीग्रल होना चाहिए। ओके, एब्सोल्यूट इंटीग्रल होना चाहिए या एब्सोल्यूट समेबल होना चाहिए, तभी आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एब्सोल्यूट इंटीग्रल का वैल्यू क्या है कि उसका वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगा। ओके, फाइनाइट वैल्यू आएगा, अगर फाइनाइट वैल्यू आएगा तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा। ओके, सेकंड, अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट में आपके पास देखो अगर x ऑफ t एक सिग्नल है, ओके, और इसके साथ प्लस x ऑफ t ये दूसरा सिग्नल है, ओके, और इसका मोड ले रखा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, एक साथ x ऑफ t मोड प्लस x ऑफ t मोड। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, जब स्टेबिलिटी निकालोगे तो बहुत काम आएगा, इसको आप वैसे भी लिख सकते हो। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके पास, अगर x ऑफ t, ओके, x1 और इसको x2 कर देता हूं, इसको x1 इसको x2 कर देता हूं। ओके, अगर आपके पास x ऑफ t है, ओके, x1t और ये x2 ऑफ t है, ओके, और यहां पे इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 ऑफ t अलग अलग x2 ऑफ t। ओके, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड है आपके पास, अगर इंटीग्रेशन के अंदर है, लिमिट है इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और आपके पास है x1 ऑफ t, ओके, एंड यहां पे है आपके पास d ऑफ t, और इसका मोड यहां पे दे रखा है बाहर। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक x1 ऑफ t, ओके, इसका मोड d ऑफ t, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट आपके पास है, ओके, कि समेशन है आपके पास n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे x ऑफ n, ओके, और इसका पूरे का मोड दे रखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, समेशन ऑफ x ऑफ n, ओके, मोड n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, समझ में आया? ये 4 पॉइंट याद रखोगे, ये टेबल बना सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेबिलिटी निकालने का क्राइटेरिया है मेरे भाई। ओके, स्टेबिलिटी निकालने का क्राइटेरिया, ये बहुत काम आएगा। अब हम क्वेश्चन पे जा सकते हैं डायरेक्टली। ओके, अब देखो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर वन, ओके, मैं बोलता हूं कि आपके पास जो सिग्नल है वो है y ऑफ t इक्वल्स टू 5x ऑफ t, फाइंड सिस्टम स्टेबल या अनस्टेबल। ओके, तो आपके पास सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, यहां से कैसे चेक करोगे? मैंने 2 स्टेप बताई थी। ओके, एक तो बोला था स्टेप 1 में, क्या बताया था मैंने स्टेप 1 के अंदर? ओके, स्टेप 1 के अंदर क्या बताया था? मैंने बोला था कि x ऑफ t मोड लेस देन ऑफ m। ओके, m कभी भी आपके पास इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ओके, m क्या है? एक रियल वैल्यू है। ओके, तो अब यहां पे आपको समझ में आया ये कंडीशन? ओके, x ऑफ t को क्या मानना है आपको? लेस देन इक्वल्स टू m। ओके, अब ये बताओ कि आपके पास जो ये सिस्टम गिवन है ये LTI है या नॉन LTI? मेरे भाई यहाँ पे u ऑफ t लगता, डेल्टा ऑफ t लगता तो आप बोल देते, यहाँ पे h ऑफ t ऐसा फंक्शन लगता तो आप क्या बोलते उसे कि आपके पास LTI सिस्टम है। ओके, बट यहाँ पे आपके पास एक नॉर्मल सा फंक्शन दे रखा है y ऑफ t और 5x ऑफ t, तो आप बोलोगे दिस इज नॉन LTI सिस्टम। ओके, क्या बोलोगे? नॉन LTI सिस्टम। ओके, अब देखो स्टेप 2 क्या बोला था मैंने? स्टेप टू मैंने बोला था सबसे पहले तो स्टेप 1 को पूरा कंप्लीट करो। ओके, स्टेप 1 को आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल सही है। ओके, स्टेप 2 के लिए क्या बोला था मैंने? y ऑफ t मैग्नीट्यूड लेस देन ऑफ m
इस y ऑफ t का वैल्यू क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। अगर इस y ऑफ t का वैल्यू आपके पास फाइनाइट आएगा तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा। अगर इसका y ऑफ t का वैल्यू आपके पास फाइनाइट नहीं आया तो सिस्टम कभी स्टेबल नहीं हो सकता। ओके, अब देखो मेरे भाई, y ऑफ t लेस देन ऑफ m, अब x ऑफ t का वैल्यू क्या पुट कर दिया आपने, m। अब इस x ऑफ t का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, m। तो आप बताओ कि y ऑफ t का जो वैल्यू आएगा लेस देन m की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, m। तो क्या आ जाएगा 5m। तो ये बताओ m तो आपके पास क्या है, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है। अगर ये रियल वैल्यू है तो सिस्टम बताओ कि आपके पास इंस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा। तो मेरे भाई बताओ, दिस इज 5 मल्टीप्लाई रियल वैल्यू, तो ये तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी ना, ये तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। इसी का तो फाइनाइट होना मांगता है अपन को। ओके, इसी का तो फाइनाइट होना मांगता है। आपको पता है ये दिस इज मैग्नीट्यूड। ओके, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैग्नीट्यूड को खोलूंगा तो एक बार प्लस m आएगा, एक माइनस m आएगा। तो -5m लेस देन इक्वल्स टू y ऑफ t। ओके, y ऑफ t लेस देन 5m। ओके, क्या ये लिख सकता हूं मैं, ओके, मतलब y ऑफ t होगा वो -5m से लेके +5m के बीच में होगा और यहां पे आपके पास बाउंडेड आउटपुट आएगा। ओके, मतलब ये आपके पास फाइनाइट होगा। तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल हो जाएगा। सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया? दो कंडीशन आप लगा सकते हो, देख लो कि एलटीआई है, नॉन एलटीआई। नॉन एलटीआई तो दैट लिए कंडीशन लगा दो, बीबो वाला कंडीशन। ओके, समझ में आया स्टेबिलिटी निकालना। ओके, नेक्स्ट वाला, अगर m आपका यहां पे m तो आपका इंफिनिटी होता ही नहीं है, अगर यहां पे फाइनाइट नहीं आता, इनफाइनाइट आ जाता तो आप क्या बोलते, सिस्टम में हो जाता आपके पास अनस्टेबल। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आपके पास y ऑफ t इक्वल्स टू e की पावर x ऑफ t। ओके, और यहां पे दे रखा है x ऑफ t मॉड लेस देन ऑफ 8, ये दे रखा है और पूछ रहा है फाइंड सिस्टम स्टेबल या अनस्टेबल। अब देखो मेरे भाई, इसको कैसे सोल्व करते हैं आप लोग। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या लगाते हैं, सबसे पहले देखते कि सिस्टम कौन सा है, सिस्टम कौन सा है, x ऑफ t, नॉर्मल सा x है और यहाँ पे भी y है, तो ये आपके पास नॉन एलटीआई सिस्टम है। तो स्टेबिलिटी आप बीबो वाला कंडीशन लगाओगे, बीबो वाला कंडीशन लगाओगे तो सबसे पहले बताओ कि x ऑफ t लेस देन ऑफ क्या लगाओगे, सबसे पहले m। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब मेरे भाई बताओ x ऑफ t मॉड ऑफ लेस देन ऑफ m, तो ये तो कितना है इसका वैल्यू, तो 8 दे रखा है। 8 क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। ओके, x ऑफ t मॉड ऑफ लेस देन ऑफ 8 ये है। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या लगाओगे आप, सेकंड स्टेप क्या लगाओगे, आप बोलोगे कि यहां पे जो होगा हमारे पास वैल्यू, यहां पे जो हमारे पास वैल्यू होगा वो y ऑफ t, सेकंड स्टेप y ऑफ t निकालोगे ना, इसका वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए। ओके, लेस देन e की पावर x ऑफ t। ओके, x ऑफ t का मोड, ओके, तो आपके पास y ऑफ t कितना आ जाएगा, y ऑफ t का मोड कितना आ जाएगा, लेस देन, ये मोड का वैल्यू कितना है 8, m का वैल्यू है ना ये। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, e की पावर 8। अब देखो ये मोड को जब खोलोगे तो y ऑफ t का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, मतलब e की पावर -8 से +8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, मोड है ना, एक तो +8 में खुलेगा, एक -8 में खुलेगा, तो ये y ऑफ t ओके लेस देन e की पावर 8, इसके बीच में आपके पास इसका वैल्यू आएगा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल हो जाएगा। तो समझ में आया आप सब लोगों को कि स्टेबिलिटी कैसे निकालना है। आप सबसे पहले देखो कि सिस्टम आपके पास एलटीआई है या नॉन एलटीआई है। ओके, और नॉन एलटीआई है तो कौन सा कंडीशन लगाना है आपको, नॉन एलटीआई है तो आपको ये बीबो वाला ये कंडीशन लगाना है जो अभी लगा रहे हैं। और अगर आपके पास एलटीआई है तो आप कौन सा लगाओगे, एच ऑफ टी वाला। अगर ये दोनों कंडीशन लगाना आ गया ना तो सारे क्वेश्चंस आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर मैं बोल देता हूं कि y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस x ऑफ t माइनस 5। ओके, अब ये बताओ कि यहां पे बताओ कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। ओके, जल्दी बताओ।
आप सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो आप सबसे पहले देखो कि x की फॉर्म में है, यहां पे u भी नहीं लग रहा, यहां पे डेल्टा भी नहीं लग रहा, ना तो यहां पे h है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, यहां पे आप बोलोगे कि सिस्टम आपके पास नॉन एलटीआई सिस्टम है, तो बीबो वाला कंडीशन लगाओगे, कौन सा वाला कंडीशन लगाओगे बीबो वाला, आप बोलोगे कि सर ये कंडीशन हम लगाते हैं ऑलवेज लेस देन इक्वल टू m लेस देन इंफिनिटी, m नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, अब देखो मेरे भाई स्टेप वन, ओके, यहां पे x ऑफ t यही कंडीशन लगाओगे, x ऑफ t लेस देन ऑफ m। ओके, अब मेरे भाई सेकंड स्टेप कौन सी लगाओगे आप, स्टेप 2 कौन सी लगाओगे, अब ये बताओ कि आप इस पूरे का मोड लोगे ना, तो आपके पास y ऑफ t मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, x ऑफ t प्लस x ऑफ t माइनस 5। ओके, पूरे का क्या हो जाएगा मोड, क्योंकि x ऑफ t आपके पास लेस देन ऑफ m, मतलब इस पूरे का मोड, क्या इसी पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अभी ये खोलना बताया था ना कि इसको अलग अलग आप लिख सकते हो। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो x ऑफ t प्लस x ऑफ t माइनस 5। अब ये ध्यान रखना शिफ्टिंग वगैरह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टेबिलिटी पे। ओके, ये शिफ्टिंग हो रहा है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेबिलिटी पे, आपके पास शिफ्टिंग हो रहा है तो ग्राफ तो आगे जाके थोड़ा सा बाउंडेड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया कि x ऑफ t प्लस x ऑफ t माइनस 5, मतलब इसका वैल्यू थोड़ा कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन वो फाइनाइट वैल्यू होगा। हमारे पास हमको क्या मांगता है, y ऑफ t का वैल्यू फाइनाइट मांगता है। ओके, तो आप ये बताओ y ऑफ t का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे कि सर लेस देन x ऑफ t मोड प्लस x ऑफ t माइनस 5 t5, ये आपके पास वैल्यू होगा। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं बोल देता हूं कि इसका वैल्यू अगर आपके पास 20 है, 20 है, तो x ऑफ t माइनस 5 मतलब शिफ्टिंग हो रहा है, तो 20 की जगह 30 होगा या 15 होगा या 10 होगा, कुछ भी होगा, तो इसका वैल्यू 10 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। आपको पता है कि x ऑफ t इक्वल टू क्या मानना है, आपको m मानना है। ओके, तो ये बताओ मेरे भाई, तो अगर ये m होगा तो ये भी, इसको भी मतलब 10 होगा या 20 होगा या 10 होगा, कुछ भी वैल्यू होगा, कम ज्यादा जो भी होगा, तो ओके, तो इसको मैं मान लेता हूं, इसको m, तो इसको मान लेता हूं आपके पास m। मैंने बोला ना कि आपके पास अगर शिफ्टिंग हो रहा है तो उससे स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बताओ कि जो y ऑफ t का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन ऑफ 2m आ जाएगा। ओके, 2m आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है रियल वैल्यू, m क्या है आपके पाल, रियल वैल्यू, m नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये रियल वैल्यू है, तो आपके पास ये भी क्या आ गया आपके पास, फाइनाइट आ गया, तो सिस्टम क्या हो गया आपके पास, स्टेबल हो गया। सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल। समझ में आया ना मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लगाना है कि फर्स्ट स्टेप में आपको x ऑफ t मोड ऑफ लेस देन ऑफ m, और सबसे पहले ये भी बताया कि जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी मैंने इंपॉर्टेंट नोट लगवाया। ओके, तो अगर इसका मान लो कि इसका वैल्यू m है तो इसका वैल्यू 2m होगा या 3m होगा 4m होगा, लेकिन m तो एक रियल वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 2m लिखो या 5m लिखो या 10m लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास सिस्टम का वैल्यू जो आएगा y ऑफ t का, वो आउटपुट में आपके पास फाइनाइट वैल्यू आएगा, और फाइनाइट आ गया तो आपके पास सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इनपुट में जो आपने फंक्शन दिया होगा वो अनबाउंडेड तो नहीं दिया होगा, आपने बाउंडेड ही दिया होगा। अगर अनबाउंडेड ही आप सिस्टम में स्टार्टिंग में दे देते सिग्नल, तो सिस्टम तो बिना सोल्व किए वो बता देता है कि सिस्टम आपका अनस्टेबल है। ओके, तो इनपुट जो भी दोगे वो बाउंडेड ही दोगे आप। ओके, ये समझ में आया? ओके, ये भी कौन सा सिस्टम था आपके पास, नॉन एलटीआई। क्या आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। ओके, y ऑफ t इक्वल्स टू 0 टू t, ओके, x ऑफ टाउ d ऑफ टाउ। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आप इसे नॉन एलटीआई से भी कर सकते हो, एलटीआई से भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर मैं इसको
इसको अगर LTI से सोल्व करना चाहूंगा, आप नॉन LTI से जब करोगे तो आपको कौन सा कंडीशन लगाना पड़ेगा, x ऑफ t लेस देन m लेस देन ऑफ इंफिनिटी, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बीबो वाला। ओके, और अगर आप LTI सिस्टम से सोल्व कर रहे हो तो आपको ये लगाना पड़ेगा माइनस इंफिनिटी h ऑफ t मोड ऑफ d ऑफ t। ओके, जो भी होगा आपके पास। अब ये बताओ कि आपके पास ये क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट इंटीग्रल। ये क्या है आपके पास, एब्सोल्यूट इंटीग्रल। अब इसका वैल्यू आपके पास फाइनाइट आना चाहिए। अगर इसका वैल्यू आपके पास फाइनाइट होगा तो मतलब ये क्या होगा आपके पास, y ऑफ t। ओके, तो इसका वैल्यू जब आपके पास, इस पूरे का वैल्यू आपके पास फाइनाइट आएगा तभी आप सिस्टम को क्या बोलोगे, ये स्टेबल है। अगर फाइनाइट नहीं आया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि आप LTI है या नॉन LTI है। आप इसको आप LTI के अंदर जाके सोल्व भी कर सकते हो, आप नॉन LTI से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैं इसको सोल्व करता हूं LTI से। ओके, आप नॉन LTI से सोल्व करना, मैं इसको LTI से सोल्व करता हूं। LTI से मैं इसको सोल्व करता हूं। अब ये बताओ मेरे भाई, LTI से सोल्व करता हूं तो आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है एक y ऑफ t इक्वल्स टू 0 से इसका यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन मान लेता हूं मैं माइनस इंफिनिटी से लेके t तक। ओके, x ऑफ टाउ d ऑफ टाउ। ओके, अब देखो कि यार मेरे को अगर इसको LTI सिस्टम बनाना है तो LTI सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले तो ये बताओ कि ये LTI सिस्टम है। ओके, तो ये LTI सिस्टम है, तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट होगा ना कि मेरे को h ऑफ t चाहिए। सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा मेरे को h ऑफ t चाहिए। h ऑफ t कब आएगा, जब मैं इसको डेल्टा ऑफ t इसको इनपुट सप्लाई दूंगा। ओके, अगर इनपुट में इसको सिग्नल में h ऑफ t दूंगा उसके बाद ही मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इनपुट में इसको डेल्टा ऑफ t दूंगा तभी मेरे पास h ऑफ t आएगा। ओके, तो आप बोल सकते हो इनपुट डेल्टा ऑफ टी। ओके, इनपुट में आपने क्या दे दिया, डेल्टा ऑफ टी। अब बताओ मेरे भाई, अगर इनपुट में आपने डेल्टा ऑफ टी दे दिया तो यहां पे अब आ जाएगा आपके पास h ऑफ टी। ओके, अब इसको दोगे आप सिग्नल, इसके बाद ही आएगा आपका पास y ऑफ टी। ओके, तो y ऑफ टी निकालने के लिए सबसे पहले h ऑफ टी आपको निकालना है। ओके, अब h ऑफ टी निकालना है तो इनपुट में दे दिया आपने डेल्टा ऑफ टी। अब आप देखो कि h ऑफ टी निकालोगे इस इंटीग्रल के अंदर, जो फंक्शन आपको गिवन है उसके थ्रू ही आपको निकालना पड़ेगा। ओके, इसके थ्रू ही आप जब निकालने जाओगे, h ऑफ टी निकालने जा रहे होंगे तो माइनस इंफिनिटी से t। ओके, यहां पे पुट कर दिया आपने डेल्टा ऑफ टी, क्योंकि इनपुट में क्या दिया होगा आपने, डेल्टा ऑफ टी दिया होगा। ओके, तो ये हो गया आपके पास डेल्टा ऑफ टी, और ये क्या हो गया आपके पास इसको भी क्या बोल दोगे, अगर इसको डेल्टा ऑफ टी बोला तो इसको भी dt। ओके, या डेल्टा ऑफ टाउ डी ऑफ टाउ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पे t है तो यहां पे भी t, यहां पे टाउ है तो यहां पे भी टाउ। अब देखो मेरे भाई, h ऑफ t आप फाइंड आउट करोगे, आप सभी लोगों को पता होगा कि जब डेल्टा ऑफ t का इंटीग्रेशन होता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, डेल्टा ऑफ t का जब इंटीग्रेशन होता है तो इस किसके अंदर कन्वर्ट होता है, आप बोलोगे सर यूनिट स्टेप के अंदर। ओके, यूनिट स्टेप के अंदर, समझ में आया। अब मेरे भाई बताओ कि आपने इस सिग्नल, ये जो सिग्नल था उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया आपने, डेल्टा ऑफ टी पुट कर दिया। डेल्टा ऑफ टी दिया तो उसके बाद मेरे पास अब इनपुट में जो हो गया वो h ऑफ टी आ चुका है। ओके, अब क्या ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लगा सकते हो, अब ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लगाओगे तो आपको पता है स्टेप 2। ओके, स्टेप 2। ओके, y ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक। अब ये आपके पास h ऑफ टी का वैल्यू कितना है, h ऑफ टी का वैल्यू है मेरे पास u ऑफ टी, मोड का u ऑफ टी लिखो यहां पे, u ऑफ टी d ऑफ टी। अब आपको पता है कि u ऑफ टी सिग्नल आप सभी लोगों को पता होगा कि ये होता है इसका मैग्नीट्यूड 1। ओके, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1। ओके, 1 हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी 1 इंटू डी ऑफ टी, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा t, और इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी लिमिट पुट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट। ओके, अब देखो मेरे भाई, आपके पास y ऑफ टी इनफाइनाइट आ गया। अगर इनफाइनाइट आ गया तो ये फाइनाइट है क्या, आप बोलोगे कि नहीं सर ये तो इनफाइनाइट है। ओके, अगर ये इनफाइनाइट नहीं है तो मतलब ये अनबाउंडेड आउटपुट है। मतलब ये कौन सा आउटपुट है, अनबाउंडेड आउटपुट। इनपुट में आपने बाउंडेड दिया, आउटपुट में आपको अनबाउंडेड मिला, तो आपके पास सिग्नल क्या हो गया सिग्नल क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। सिग्नल क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब ऐसे भी आप लोगों को पता है कि u ऑफ टी डी ऑफ टी का जब इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आपको क्या मिलता है, रैंप सिग्नल। और रैंप सिग्नल मिलता है तो आपके पास इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये देखो, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ओके, इसका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये अनबाउंडेड है।
अब आप बोलोगे कि सर आपने डेल्टा ऑफ टी तो अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डेल्टा ऑफ टी जो सिग्नल होता है ना सर, वो आपके पास अनबाउंडेड होता है, और डेल्टा ऑफ एन आपने बाउंडेड बोला था कि नहीं बोला था मेरे भाई? मैंने डेल्टा ऑफ टी है ना, डेल्टा ऑफ टी इंपल्स को दिया है। ओके, आपके पास अब जो सिग्नल होगा ना, रेस्पॉन्स निकालने के लिए जो सिग्नल होगा वो एच ऑफ टी होगा मेरे भाई, एच ऑफ टी होगा। ओके, आपको एच ऑफ टी उसका इनपुट मानना है। वाई ऑफ टी रेस्पॉन्स निकालने के लिए आपको एच ऑफ टी इनपुट मानना है। ओके, अब इनपुट में आपको सबसे पहले तो बाउंडेड लाना पड़ेगा। अब देखो मेरे भाई, यहां पे डेल्टा ऑफ टी तो आपके पास अनबाउंडेड था, बट आपको क्या निकालना था? एच ऑफ टी। अब एच ऑफ टी आप निकाला तो इनपुट में आपने डेल्टा ऑफ टी दिया, डेल्टा ऑफ टी दिया तो इसके अंदर एक्स ऑफ टी की जगह डेल्टा ऑफ टी लिखा, और लिखने के बाद आपको पता है कि इसका इंटीग्रल यू ऑफ टी हो गया, और यू ऑफ टी आपने जब लिखा, एम्पलीट्यूड आपके पास फाइनाइट है, तो ये क्या हो गया आपके पास? बाउंडेड इनपुट। ये आपके पास बाउंडेड इनपुट हो गया। तो आपके पास अब आपको पता चल गया कि ये जो कंडीशन आई है मेरे पास, कहां से आई है? ये जो कंडीशन आई है वो आई है मेरे पास माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी एच ऑफ टी का मैग्नीट्यूड करने के बाद इसका वैल्यू हमारे पास जो भी आना चाहिए था वो फाइनाइट आना चाहिए, मतलब डी ऑफ टी। डी ऑफ टी इसका जो भी वैल्यू था, इससे हमारे पास ये, इससे आपके पास ये आया, इससे आपके पास ये आया, उसके बाद आपने ये निकाला। तो क्या ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? ओके, आपको यही होगा, डाउट ये हो सकता है कि इनपुट में तो सर आपने डेल्टा ऑफ टी दिया, और डेल्टा ऑफ टी तो आपके पास है ना अनबाउंडेड है। मेरे भाई मैंने डेल्टा ऑफ टी है ना एच ऑफ टी लाने के लिए दिया है, एलटीआई सिस्टम बनाने के लिए दिया है। अब आपके पास एलटीआई सिस्टम बन गया ना, तो एलटीआई सिस्टम में इनपुट क्या होना चाहिए? आपके पास बाउंडेड होना चाहिए। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपने ये सिग्नल यहां पे दिया था, लेकिन आपके पास एच ऑफ टी क्या है? एच ऑफ टी तो रिक्वायरमेंट था, अब एच ऑफ टी आपके पास बाउंडेड है, तो अब आउटपुट में आप चेक करो कि अनबाउंडेड है या बाउंडेड है। ओके, इसीलिए आपको यहां पे कंफ्यूज हो सकता है। मेरे को नहीं लगता कि अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हो, या मेरा वीडियो वापस पीछे से वापस रिपीट करके वापस सुन सकते हो। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अनबाउंडेड अनस्टेबल। आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए? ओके, अब देखो मेरे भाई, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? 5। ओके, एच ऑफ टी इक्वल्स टू e की पावर 3t u ऑफ टी। ओके, अब इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? सिस्टम आपका स्टेबल है या अनस्टेबल है? अब मेरे भाई ये देखो कि आपके पास वैल्यू ही दे दी है, अब तो आपके पास एच ऑफ टी की वैल्यू दे दी है, लेकिन पिछले वाले वैल्यू में, पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो नॉन एलटीआई से आपने एलटीआई बनाया था, माइनस इंफिनिटी टी एक्स ऑफ टाउ डी ऑफ टाउ, आपके पास ये इक्वेशन था। ओके, लेकिन यहां पे तो आपने एच ऑफ टी का ही वैल्यू दे दिया है, और एच ऑफ टी का वैल्यू दे दिया तो आपको पता चल गया कि सिस्टम जो है वो आपके पास एलटीआई सिस्टम है। और सिस्टम अगर आपके पास एलटीआई सिस्टम है तो आप एलटीआई सिस्टम में कैसे स्टेबिलिटी निकालते हो? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इसका अप्रोच करोगे। ओके, और एच ऑफ टी जो भी होगा आपके पास उसका मैग्नीट्यूड लिया आपने और इसको कर दिया डी ऑफ टी। ये क्या होना चाहिए आपके पास? फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट हुआ तो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, अब देखो मेरे भाई, एच ऑफ टी का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ओके, और यहां पे यू ऑफ टी भी आपके पास गिवन है, तो मेरे भाई यू ऑफ टी 0 से लेके इंफिनिटी तक, इसके बीच में ही तो आपके पास ये अप्रोच करता है ना, उससे पहले तो डिफाइन है नहीं। ओके, तो ये देखो मेरे भाई, जब आप वाई ऑफ टी निकालने जाओगे तो यहां पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एच ऑफ टी का वैल्यू पुट करोगे e की पावर 3t। ओके, और इसका u ऑफ टी मैग्नीट्यूड एच ऑफ टी की जगह वैल्यू पुट कर दिया डी ऑफ टी। ओके, अब आगे देखो आगे देखो कि यहां पे u ऑफ टी है, तो ये इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट होगा? आप बोलोगे सर 0 से इंफिनिटी आपका स्टार्ट हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी तक। ओके, तो आपके पास हो जाएगा। अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, u ऑफ 3t। ओके, u ऑफ टी 1, इसको अलग लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डी ऑफ टी 1 हो जाएगा ना उसका वैल्यू, डी ऑफ टी ऐसे भी लिख सकता हूं। अब क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो आप? इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आपके पास आ जाएगा e की पावर 3t डिवाइड बाई 3, ओके, इंफिनिटी,
और 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी माइनस 0 मतलब ये भी क्या हो गया? इन्फिनिटी। आपके पास आउटपुट में y ऑफ t का वैल्यू क्या आया? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी आया तो आप बोलोगे अनबाउंडेड आउटपुट। अनबाउंडेड है तो आप क्या बोल दोगे? सिस्टम आपके पास क्या है? सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास? अनस्टेबल, अनस्टेबल। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए। ओके, पहले खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब देखो y ऑफ t इक्वल्स टू, बोल दोगे आप 2 प्लस e की पावर 2t। ओके, इसको मैं h ऑफ t कर देता हूं, इसको h ऑफ t कर देता हूं, h ऑफ t। ओके, अब देखो इसको h ऑफ t कर दिया। अब देखो क्या इसका स्टेबिलिटी निकाल सकते हो आप? बिल्कुल। LTI सिस्टम आपको दिख रहा है, LTI सिस्टम आप लोगों को दिख रहा है, तो क्या आप इसका स्टेबिलिटी निकाल सकते हो? बिल्कुल। आपके पास एब्सोल्यूट इंटीग्रल होना चाहिए, h ऑफ t, इसका मैग्नीट्यूड d ऑफ t। ओके, ये आपके पास एब्सोल्यूट इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब इसका फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू आपके पास फाइनाइट होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा? आपके पास स्टेबल हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे भी u ऑफ t है, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपके पास u ऑफ t है। अब देखो, अब मेरे भाई ये देखो, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अगर फाइनाइट होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, h ऑफ t का वैल्यू कितना है? 2 प्लस e की पावर 2t। ओके, एंड ब्रैकेट u ऑफ t और इसका पूरे का मैग्नीट्यूड d ऑफ t। ओके, u ऑफ t है तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d2 dt प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी तक e की पावर 2t। ओके, dt। आप मेरे भाई बताओ कि इसका जब आप y ऑफ t निकालने जाओगे, ओके, तो कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे तो देखो t आएगा। ओके, t और यहाँ पे इन्फिनिटी 0 प्लस e की पावर 2t डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे इन्फिनिटी और 0। अब मेरे भाई बताओ, यहाँ पे इन्फिनिटी आप लिमिट पुट करोगे तो ये तो इन्फिनिटी हो गया और ये भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास? अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। और सिस्टम आपके पास अनबाउंडेड हो गया, आउटपुट में आपके पास ये इनफाइनाइट हो गया और इनफाइनाइट हो गया तो ये अनबाउंडेड हो गया, तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास? अनस्टेबल। सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास? अनस्टेबल। क्या आपको सारी कंडीशन समझ में आई कि सिस्टम को कैसे आपको स्टेबिलिटी निकालना है? ओके, एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब देखो आपके पास ये है h ऑफ t इक्वल्स टू, h ऑफ t इक्वल्स टू, h ऑफ t इक्वल्स टू ओमेगा नोट साइन 2 ओमेगा नोट t। ओके, ओमेगा नोट t और u ऑफ t। ओके, u ऑफ t। इतना तो मैं बता ही देता हूं कि कौन सा सिस्टम है, दिख भी रहा है, LTI सिस्टम है। ओमेगा नोट साइन 2 ओमेगा नोट t, इसको ओमेगा नोट t कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज होगे नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने के बाद। ओके, यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। ये आपके पास होमवर्क रहेगा, इसको सोल्व करना और कमेंट में आपको आंसर देना है। ओके, ओमेगा नोट साइन n ओमेगा नोट ऑफ t u ऑफ t। ओके, ये आपके पास होमवर्क है, इसको सोल्व करना है। ओके, और कमेंट में आंसर देना है, इसका बताना है कि सिस्टम आपके पास स्टेबल है या अनस्टेबल है। अच्छा क्वेश्चन है। ओके,
तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना आ गया होगा कि आप एलटीआई सिस्टम के लिए कैसे स्टेबिलिटी निकालोगे, नॉन एलटीआई के लिए कैसे स्टेबिलिटी लगाओगे। इसमें बच्चे मैक्सिमम गलतियां करते हैं और आपको गलतियां नहीं करने, आपको उनकी तरह भेड़ चाल नहीं चलना है। ओके, कंसेप्ट पूरा प्रॉपर तरीके से आप लगाओगे तो आपके आंसर हमेशा सही आएंगे, गलत नहीं आएंगे। बस आपको कंडीशन से याद रखना है कि नॉन एलटीआई है और एलटीआई है तो कहां पे कौन सा कंडीशन लगाना है बीबो का। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।